नमस्कार, मैं ऋषिराज। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, जो पॉलिटी का एक अंग है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। मित्रों, संविधान सभी के लिए बराबर नियम कानून के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, सभी के लिए बराबर नियम कानून। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ हैं। अब हम लोग अनुसूची पर चलते हैं। अनुसूची एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा अनुसूची एक में है। इसी प्रकार हम अनुसूची 2 में जाएं। अनुसूची 2 वेतन की चर्चा करता है। अनुसूची 3 है वह शपथ की चर्चा करता है। अनुसूची 4 है वह राज्यसभा की सीट की चर्चा करता है। अनुसूची 5 है वह लोकसभा में एसटी और एससी के सदस्यों की चर्चा करता है। अनुसूची 6 है वह पूर्वोत्तर की राज्य की चर्चा करता है। अनुसूची 7 है शक्ति का विभाजन की बात करता है। अनुसूची 8 है वह भाषा की बात करता है। अनुसूची 9 है वह भूमि सुधार की बात करता है। अनुसूची 10 है वह दल बदल की बात करता है। अनुसूची 11 है वह पंचायती राज की चर्चा करता है। अनुसूची 12 है वह जो नगर प्रशासन यानी नगर पालिका की चर्चा करता है। इस प्रकार हम भाग पर चलें तो भाग 1 है, उसका जो मोटो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का वर्णन है। यानी कि भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है। भाग 2 पर जाएं तो भाग 2 नागरिकता की चर्चा करता है, सिटीजनशिप की बात करता है और उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक का वर्णन है। तो आज हम लोग 11 जो शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, उस 12 अनुसूची के बारे में जानेंगे और साथ साथ भाग 2 तक जानेंगे। अनुसूची 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है कि भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कहाँ तक है, इसकी चर्चा अनुसूची 1 कहता है। अनुसूची 2 पर जाएं तो यह वेतन की चर्चा करता है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन क्या होंगे। जैसे राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष 4 लाख, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति को 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी के चेयरमैन, इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, आरबीआई के गवर्नर 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अन्य सदस्य, इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर होते हैं बैंक के, इसके अलावा आरबीआई के जो भी होते हैं डिप्टी कमिश्नर, इनके वेतन की चर्चा है कि इन सबों को 2,25,000 वेतन मिलेंगे। यानी कि अनुसूची 2 संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन की बात करता है। अब हम अनुसूची 3 पर आते हैं। अनुसूची 3 क्या कहता है? अनुसूची 3 शपथ की चर्चा करता है कि संवैधानिक पद पर आसीन कौन से व्यक्ति क्या शपथ लेंगे। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, चूँकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पद माना गया है। इस कारण से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च बनाने के लिए अनुसूची 3 में उनकी शपथ की चर्चा नहीं दी गई। इसके अलावा सभी लोगों की शपथ की चर्चा शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 4 राज्यसभा की चर्चा करता है कि राज्यसभा में किस राज्य के कितने सीट होंगे। जैसे हमारे बिहार का जो 16 सीट मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश को 32 सीट प्राप्त हैं। अनुसूची 5 की ओर जाएँ तो अनुसूची 5 हमें यह बताता है कि जो लोकसभा में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जो क्या संख्या होगी। यदि अनुसूची 6 पर यदि हम दृष्टिपात करें तो अनुसूची 6 हमें यह बतलाता है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके प्रशासन की चर्चा है कि वहाँ के जो संवेदनशील जिला है, उस जिला के जो व्यक्ति रहने वाले हैं, वहाँ की एक अपनी संस्कृति है, तो उनको अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी रीति रिवाज के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है और जैसा वह कानून बना कर देंगे संसद उसे स्वीकार करे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्य की अलग चर्चा की गई है। मित्रों, शेड्यूल 7 की ओर हम यदि जाते हैं तो शेड्यूल 7 में आपको शक्ति का विभाजन दिया गया है कि हमारे देश में कौन से विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किस विषय पर दोनों कानून बनाएंगे और किस विषय पर सिर्फ केंद्र जो कानून बनाएगा। तो शक्ति के विभाजन में हम यदि देखें तो
4 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। प्रारंभ में 3 सूची थी, केंद्रीय सूची से संघ सूची कहा जाता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि देश चूँकि अभी आज़ाद हुआ है, इसके पास संसाधन कम है, जब देश यह विकसित होगा तो नए नए जो इन्वेंशन होंगे, नए नए खोज होंगे, उसको किस विषय में रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि केंद्र सूची में रखते हैं तो केंद्र का दबदबा रहेगा, राज्य सूची में रखते हैं तो राज्य अपने अनुसार कानून बनाएंगे, और समवर्ती में रखें तो इस पर भी केंद्र का दबदबा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग सूची बनाई जिसे अपशिष्ट सूची के नाम से जाना जाता है। और उस अपशिष्ट सूची में जो नए नए खोज हुए, नए नए आविष्कार हुए, उसको रखा गया है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। मित्रों, संघ सूची जिसे हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वे 97 विषय कौन थे? तो उसमें डाक सेवा है, रेलवे है, बैंकिंग है, सेना है, इसके अलावा अनेक हैं। राज्य सूची पर आएँ तो राज्य सूची पर पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। राज्य सूची के है जैसे जेल है, पंचायती राज है, भू राजस्व है, और राज्य का प्रशासन इत्यादि इत्यादि अनेक विषय हैं। मित्रों, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे संविधान का लघु संविधान, मिनी संविधान और कई नामों से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य सूची के 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, वे 5 विषय निम्न हैं। पहला था जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा था वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, माप तौल की प्रणाली, इसके अलावा शिक्षा था, और एक और था न्याय प्रशासन। ये 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए। और मित्रों, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन 5 विषय जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर के अभी 52 हैं। तो मित्रों, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं, और समवर्ती सूची में जो 52 अभी वर्तमान में हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि अपशिष्ट सूची की बात करें तो अपशिष्ट सूची में जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस स्टेशन, परमाणु ऊर्जा, परमाणु जो क्षेत्र से संबंधित जो मसले हैं, जो भी मुद्दे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया, AI टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो कुछ भी इन्वेंशन होते हैं उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया है। अब हम अनुसूची 8 की ओर चलते हैं। अनुसूची 8 भाषा का वर्णन करता है। प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया 15वीं भाषा के तौर पर, उसके अलावा फिर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 92-93 के आसपास, और फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो हमारा 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में 4 भाषा को जोड़ दिया गया। वे 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें हमारे जो बिहार के मिथिला क्षेत्र की भाषा भी उसमें शामिल है। अब हम अनुसूची 9 की ओर चलते हैं। तो अनुसूची 9 जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, प्रारंभ में 8 ही थे, भाषा तक ही सीमित था। तो इसे जमींदारी उन्मूलन और भूमि का समान वितरण और न्यायिक सक्रियता लाने के लिए संविधान में पहला संशोधन लाया गया, और इसी के द्वारा 9 शेड्यूल में भूमि सुधार को जोड़ा गया। अब हम 10वीं अनुसूची की ओर चलते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल निषेध कानून जो राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लाया गया, तो इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं शेड्यूल को लाया गया। अब हम 11वीं शेड्यूल की ओर चलते हैं। 11वीं शेड्यूल पंचायती राज की चर्चा करता है। 11वीं शेड्यूल पंचायती राज की चर्चा 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज की चर्चा है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसमें जो शासन के स्वरूप थे, जो 2 स्तर पर थे, केंद्र और राज्य स्तर पर, इसे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी कहा जाता है। मित्रों, पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई, और बिहार राज्य के मतलब देश के नामचिन्ह राज्य में एक है जहां पंचायती राज शासन व्यवस्था लागू है, और इसमें स्वशासन की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्थानीय लोग स्थानीय व्यक्ति को ही प्रतिनिधि बनाकर स्थानीय काम के लिए रखते हैं। इसके अलावा हम 12वीं अनुसूची पर जाएं तो 12वीं अनुसूची जिसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें नगर पालिका की चर्चा
की गई है, नगर निगम, नगर पंचायत। इसके अलावा जो भी नगर पालिका से संबंधित शहरी क्षेत्र में प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से सब, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर इत्यादि की चयन होता है। अब हम चलते हैं भाग की ओर, और भाग्य में मोटे तौर पर भाग 1 पर हम चलते हैं। भाग 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की चर्चा है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भाग 1 में है, जिसमें 28 राज्य में आप सभी जानते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश होने का 2-3 शर्त है। पहला है कि छोटा हो, केंद्र से दूर हो, यानी राजधानी से दूर हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, और केंद्र सरकार उस पर दबदबा बनाना चाहती हो। इन शर्त पर यदि कोई छोटा सा प्रदेश या कोई भाग उतरता है तो केंद्र सरकार उसे यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देती है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी देश या विदेशी देश के कोई टुकड़े को भारतीय संघ में मिला सकती है। यह आर्टिकल 2 कहता है। जब 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत पर कब्जा जमा लिया, तो सिक्किम भारतीय संघ में मिलना चाहा। तो सिक्किम को पहले फेडरेशन का दर्जा दिया गया 1974 में, परिसंघ का दर्जा दिया गया। फिर 16 मई 1975 को उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और उसे जो एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो संसद को आर्टिकल 2 के तहत यह अधिकार है कि वह विदेशी राज्यों को भारतीय संघ में मिला सकती है। आर्टिकल 3 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह वर्तमान राज्य में टूट फूट कर सकता है, यानी कि वर्तमान राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकता है, या वर्तमान राज्य से किसी क्षेत्र को काटकर किसी अन्य राज्य को दे सकता है, या अलग राज्य बना सकता है। जैसे 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नया राज्य बना दिया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है। आर्टिकल 4 कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, लेकिन एक शर्त है कि यदि संसद किसी वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ या विदेशी राज्य को भारतीय संघ में मिलाने के संबंधी विधेयक लाता है तो इसकी पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। यह आर्टिकल 4 कहता है। इसी प्रकार हम भाग 2 पर जाएं। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। तो भाग 2 में नागरिकता है। तो 2 में है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 5 यह कहता है, मित्रों, आर्टिकल 5 जानने से पहले यह जाने कि आर्टिकल 5 जो नागरिकता की बात करता है, नागरिकता है क्या? तो नागरिकता एक ऐसी सुविधा है जो वह देश अपने यहाँ रह रहे नागरिकों को प्रदान करता है, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सरकारी सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो आर्टिकल 5 कहता है कि आज़ादी के समय भारत देश में रह रहे सभी जो लोग हैं वह भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 16 जुलाई 1948 के बाद परमिट नियम लागू कर दिया गया, और उस परमिट नियम के तहत यदि बाद में आप आते हैं तो आपको 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नागरिकता का पात्र माना जाएगा और आपकी नागरिकता दी जाएगी। बाद में इसे 6 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में यह 7 वर्ष है। आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से लौटकर वापस भारत आए, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसमें भी शर्त लगा दिया कि आप जो 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तो आपको कुछ शर्त के साथ इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 यह कहता है नागरिकता के संबंध में कि आपको विदेश में भ्रमण करने, विदेश में नौकरी करने और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं होगा। यह अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेश में किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि
कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वदेश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 यह कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य न करेंगे। देश विरोधी कार्य जैसे पागल है, दिवालिया है, कोई असंवैधानिक काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता जो छीन भी सकती है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है और नागरिकता संबंधी जो विधेयक है उसकी मसौदा गृह मंत्रालय तय करेगी, यह आर्टिकल 11 कहता है। मित्रों, नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने से तात्पर्य है यहाँ हम सभी लोग देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। हम लोग भारत देश के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी हैं। नागरिकता संबंधी पहला अधिनियम 1955 में आया और उसमें पहला संशोधन 1985 में किया गया, जिसके तहत जो पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है उसे 6 महीना से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और वर्तमान में 7 साल कर दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान में 5 विधि है। पहली विधि है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है अर्जित भूमि। हम लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। वंश के आधार पर कहता है यदि आप किसी विदेशी महिला से शादी करते हैं और आपका जो संतान होगा और उस संतान के माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के रहने वाले होंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह जो वंश के आधार पर आपको अधिकार मिलता है। इसके अलावा नागरिकता का प्राप्त करने का एक अधिकार है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और 7 साल इंतजार करना होगा। उसके बाद है अर्जित भूमि। जैसे भारतीय संसद या भारतीय संघ में यदि कोई विदेशी राज्य या विदेशी राज्य के टुकड़े शामिल होंगे तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और अंतिम है 5वीं विधि जो है देशीकरण। देशीकरण के द्वारा यदि कोई विदेश का व्यक्ति, विदेश एक कोई इंडिविजुअल पर्सन भारत में रह रहे हों और भारत के प्रति उनका अच्छी सोच हो, एक भाषा को जानते हो, तो 10 वर्ष रहने के पश्चात उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता छीनने की भी कुछ विधियां हैं, जैसे आप पागल है, देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश को आंतरिक खतरा पहुंचा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानेंगे कि वे है क्या। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह भव्य समारोह होता है। भारत सरकार विदेश में रह रहे जो व्यक्ति को, जो भारत के मूल निवासी, उन्हें बुलाती है, उन्हें सम्मानित करती है कि आप जो महात्मा गांधी के द्वारा जो ये कृतियाँ की गई दक्षिण अफ्रीका में, जिसके कारण से गांधी को एक प्रतिष्ठा मिली, उसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम राष्ट्रमंडल देश के बारे में जानेंगे। राष्ट्रमंडल है क्या? भारत राष्ट्रमंडल देश का एक सदस्य है, पाकिस्तान भी है। राष्ट्रमंडल जो एक संगठन है, यह ब्रिटेन का संगठन है। ब्रिटेन ने एक संगठन बनाया कि उसमें ऐसे देश शामिल होंगे जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हो, यानी कि अंग्रेज का उन पर आधिपत्य रहा हो। तो ऐसे जो देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, जो भी देश है। अमेरिका अंग्रेज का गुलाम रह चुका है, लेकिन अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। अब हम जानेंगे वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में। वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है? तो पासपोर्ट है देश छोड़ने के लिए आवश्यक और जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ जाने का प्रवेश पत्र है आपको वीज़ा। वीज़ा आपको, जैसे आपको चाइना जाना है तो आपको दिल्ली में जाकर के चाइना के दूतावास से संपर्क करना होगा और वह दूतावास ही आपको वहाँ का वीज़ा देगा। अब हम लोग जानेंगे वीज़ा के पश्चात कि ये राजदूत होता क्या है। हर एक देश जो होता है